दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शर्मा गैस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। शर्मा गैस पेपर का ये सेट 3 है और मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। और आप देखिए कि आपको कितना इन 26, मैं इस वीडियो में 26 क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ और इसके आंसर को बताऊँगा। तो आप भी देखिए कि आपको इन 26 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परिवर्तन कोण क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिया है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो देखिए, आपतन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए आपतन कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें आपतन दर्पण से, क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें आपतन दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहां दिया गया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक अवतल दर्पण है। चलिए, अवतल दर्पण यहां पे है, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण में क्या बोल रहा है कि समांतर आने वाले मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके समांतर आने वाले जो किरण हैं ऐसे करके टकरा के परिवर्तन होगा तो वो किस पॉइंट से होकर गुजरता है। तो याद हमेशा रखना है, इस पॉइंट से जो गुजर रहा है इसको बोलते हैं एफ। क्लियर है, जिसको बोलता है फोकस। तो फोकस से होकर गुजरता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है। यहां वक्रता त्रिज्या का मान, ठीक है, 54 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि यदि f बराबर r/2 होता है, क्या होता है, फोकस बराबर त्रिज्या बाई 2 होता है, वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है। तो यहाँ देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है हमारा 54, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या r है, 54 लिख देते हैं। इसका नीचे 2 है, फॉर्मूला क्या होता है, f इजिकल टू r/2 होता है। तो r का वैल्यू हमारा 54 दिया हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है, काट देते हैं। तो कितना कटेगा, 27 टाइम्स में। तो यहाँ नहीं, आंसर आना चाहिए 27 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन 2 में दिया गया है 27 सेंटीमीटर। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो इसको आधा कर देंगे तो 27 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके सामने समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये है मुख्य अक्ष। अब देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और बोल रहा है कि अवतल दर्पण ये है गया ना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु जो होगा ना सेम वस्तु के साइज का ही प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखिए, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु के आकार, देखिए वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना है, सेम आकार का बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा, नीचे बनता है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे बनेगा तो उल्टा बनता है। तो देखिए, ये जो होता है ना, ये हमेशा याद रखिए, ये सेंटर पे होता है। क्या होता है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर पर, यदि अवतल दर्पण के सेंटर पर, है ना, केंद्र पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, और वस्तु, ये वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर, ठीक है, कहाँ रखने पर क्या होगा, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर याद रखना है वक्रता केंद्र पर, ठीक है, हमेशा सेंटर पर रखेंगे, ठीक है, तो वो उल्टा भी बनेगा और वस्तु के साइज का बनता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के साइड मिरर में नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, और सूक्ष्मदर्शी में। तो देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ना, वो गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के अग्रदीप,
या हेडलाइट, ये दोनों एक ही बात होता है, तो उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल किया था अवतल दर्पण का इस्तेमाल। क्लियर है? आगे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? देखिए फिर से, प्रकाश की किरणें का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना होता है? तो इसका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? बर्फ में, केरोसिन में, वायु में, हीरा में। तो देखिए वायु में सबसे स्पीड में करंट पार होगा, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस है, ठीक ना, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन 2, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। तो इसके लिए ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, इसका तीसरा डायोप्टर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे उसका 3 गुना, ठीक है, कितना, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो ध्यान देने का बात है इसमें, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये है बोल रहा है कि आवर्धन बराबर क्या होता है? H2/H1 होता है। ठीक है, H2/H1 आवर्धन का फॉर्मूला H2/H1 माइनस V/U भी होता है, याद रखना। लेकिन हाइट का जब बात करता है तो H2/H1 लेते हैं। ठीक है, दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी का बात करते हैं तो हम लोग V/U लेते हैं, ठीक ना, माइनस V/U इस तरह से लेते हैं, प्लस V/U लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लेंस है इसलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 10 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है। तो देखिए H2 जो होता है ना, ये प्रतिबिंब का हाइट होता है, ये H2 जो होता है ऊपर में प्रतिबिंब का हाइट होता है, और वस्तु का हाइट H1 बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए कि वस्तु, यहाँ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, तो वस्तु कहाँ लिखेंगे? नीचे। वस्तु का ऊंचाई है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना। तो देखिए H का हाइट है हमारा 10, इससे 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 3 गुना क्या होगा? 10 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 30। तो ऊपर 30 लिख देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया? 30, क्योंकि 3 गुना है, और वस्तु की ऊंचाई हो गया 10। अब बोल रहा है उसका आवर्धन कितना होगा, कितना आवर्धित होगा? तो देखिए यहाँ से काट देते हैं इसको, तो कितना हो जाए? 3 आया, तो इसलिए आवर्धन कितना होगा? 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 राइट आंसर हो जाएगा, 3। क्लियर है? तो 10 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो राइट आंसर दृष्टि पटल हो जाएगा। क्लियर है? दृष्टि पटल में नेत्र का निर्माण, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण होता है नेत्र में। क्लियर है? दृष्टि पटल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? ठीक है, किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? निकट का है तो निकट रहता है तो अवतल, और दूर रहता है तो उत्तल। तो दूर नहीं है, यहाँ निकट है, तो इसी के लिए अवतल इज द राइट आंसर। क्लियर है? 13 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? देखिए सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जब बोला जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड अनंत। तो देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर का जो पॉइंट होता है ना, वो अनंत होता है, याद रखिए, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा? तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर, है ना, हमेशा 25 सेंटीमीटर निकट पॉइंट होता है और दूर पॉइंट होता है अनंत। तो यहाँ निकट बोलता है तो 25 सेंटीमीटर, दूर बोला है तो अनंत। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 13 नंबर का 4 है, ठीक है, अनंत। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 14 नंबर में क्या बोल रहा है? दिए गए किस जय प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो 4 ऑप्शन दिया है, ऊर्जा मिलती है, जय प्रक्रम में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, किसमें? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में और संवहन में। तो याद रखिए श्वसन एक ऐसी है क्रिया है जिसमें हमें ऊष्माक्षेपी है क्रिया होती है, तो इसलिए ऊर्जा उसमें बनता है, ऊर्जा मिलता है, इसीलिए जय प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है, किसमें? श्वसन से। क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चिप्स के पैकेट में
विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस को डाली जाती है? तो देखिए हमेशा याद रखिए, चिप्स के पैकेट में जो गैस डाला जाता है ना, हवा, वो क्या रहता है उसमें? तो उसमें होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये होता है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जंग लगता है जो वो ऑक्सीजन का प्रेजेंट में लगता है, तो ऑक्सीजन जब उसमें मिलता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होता है, जुड़ता है, तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया होगा। 17 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो ऑप्शन 2 कार्बन का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन हाइड्रोजन का हर्ष होना, ये क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, तो उपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए Zn जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, तो यहाँ पे दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा? Zn यहाँ बच रहा है और ऑक्सीजन कॉपर के साथ, सॉरी कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे उपचयन हो रहा है किसका? कार्बन का, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर AgNO3 NaCl NaNO3 प्लस AgCl है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 18 का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका 1 नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, देखिए कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मेटल्स होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, मतलब एसिडिक चीज डाला जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है, याद है आपको? तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है, और क्या है? लोहा है ना, तो लोहा है तो क्या है? आयरन है, तो आयरन क्लोराइड इसमें बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पे चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? ठीक है, रंगीय सूचक की तरह, रंगीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 लौंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डी को जोड़ने के लिए किस लवण का इस्तेमाल होता है? तो हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है ना, प्लास्टर हो जाता है, हड्डी टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसी के लिए CaSO4.12H2O इसको बोला जाता है। अब यहाँ देखिए सेम इसी तरह यहाँ बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? हड्डी टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, इसीलिए ऑप्शन 3 हुआ। तो इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या सूत्र होगा? तो यही होगा ऑप्शन 3 CaSO4.12H2O। क्लियर है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोनों आपस में ज्वाइंट हो जा रहे हैं, यहाँ पे H2O बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है? 24 खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमेशा खट्टे फल में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पे खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है खट्टे फल में? तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 25 26 करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है वह इस विलयन में क्या होगा? तो इसमें HCl होगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर दे रहा, तो लाल कब होता है? वो एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है, तो होता है लाल। ठीक ना, नीला को यदि कोई भी लिक्विड जो है वो लाल, लिटमस पेपर जो है ब्लू से क्या हो जा रहा है? नीला से वो लाल हो जा रहा है, तो क्या वो एसिडिक है, मतलब अम्लीय है, तो देता है। तो पीएच का संभव क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 11, 8, 2, 7। तो देखिए 7 क्या होता है? ये तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 8 और 11 क्या है? ए तो अम्लीय नहीं है, ये क्षार ही है। क्षार क्या होता है? क्षार का वैल्यू क्या होता है पीएच स्केल पे? 7 से ऊपर। तो 11 और 8 क्या हो गया? क्षार हो गया, लेकिन ये तो नीला से क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है, तो मतलब क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। तो 7 से कम क्या है यहाँ पे? 2, तो ऑप्शन राइट होना चाहिए 3 नंबर 2। क्लियर है? तो इस तरह हमने 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आप किस तरह के और वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।